जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। आज की तारीख में मैं आपके पास एक छोटा-सा सवाल या यूँ कहिए कि ऐसा सवाल जो पूरे देश को उद्वेलित किए हुए है। लोग जानना चाहते हैं कि इस सवाल का जवाब कब तक मिलेगा। वो है पहलगाँव में जो घटना हुई, 26 टूरिस्ट्स मारे गए। हमने 5 मुख्य स्तर पे कार्य किया। इंडस वाटर पे, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, टूरिस्ट वीज़ाज़ पे, पाकिस्तान से आने वाले। इसके अलावा हम अटारी बंद किया। हमने यहाँ तक किया कि बीएसएफ ने जो बॉर्डर्स पे हैंडशेक होता था पाकिस्तानियों के साथ मार्चिंग रिट्रीट के बाद, वो भी हमने रोक दिया। खैर, सवाल उठता है आज की तारीख में कि इंडस वाटर ट्रीटी पे हमने अबेंस में डाल दिया, रोक तो सकते नहीं, उसका क्या एग्जैक्ट मतलब निकलता है। दूसरा है कि हम ये कह रहे हैं, तरह तरह के बयान आ रहे हैं, भैया हम चुन चुन के मारेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, पृथ्वी अर्थ के किसी कोने में बैठे हो हम खोज निकालेंगे, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। सवाल उठता है कि छोटी छोटी चीजें जो सामने नहीं आई हैं, इंटेलिजेंस की कहीं ना कहीं फेलियर तो थी। सडनली आपके घर में टेररिस्ट घुस जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, और आपके लोगों को मारकर निकल जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। ऐसा टेरेन है जहां आप उनको खोज नहीं पा रहे हैं, उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं, उनको एम्बुश, और बयान पे बयान। सीसीएस की मीटिंग में आपने कॉल ले लिया, आप कह रहे हैं कि हम तैयार हैं। आपने इंडियन एयरफोर्स ने शायद आक्रमण ड्राइव भी शुरू कर दिया, फ्लाइट्स, हम तैयार हैं, डिफेंस कह रहा है। आर्मी चीफ इज इन कश्मीर, विपक्ष के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी इज इन कश्मीर। ऑल पार्टी मीटिंग हमने कल शाम में कर ली, सारे नेता, हर पार्टी के लोगों ने खुलकर कंडेम किया और कहा कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आज मेरा सवाल वही का वही है। देश की जनता ये जानना चाहती है कि कब हम पहलगाम का बदला लेंगे। ये फैक्ट है कि वॉर, ओपन वॉर इज नो सोल्यूशन, क्योंकि वो भी उतना ही इक्विप्ड है जितने हम हैं। और थर्ड पार्टी पे भरोसा करने का कोई मतलब नहीं निकलता। पर क्या रास्ता है? 48 आवर्स हो गए, हैव वी टेकन एनी वायबल और कंक्लूसिव डिसीजन ऑन इट? क्या ये डिसीजन भी उसी तरह का होगा जैसे कि अब तक चलता आता था मीडिया में कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, और महीनों से एक्सटेंशन, तारीख पे तारीख? क्या यही हश्र होगा पहलगांव के एक्शन का, या गवर्नमेंट इज प्लानिंग समथिंग, एंड इफ प्लानिंग समथिंग व्हाई गेटिंग डिलेड? आम जनता ये जानना चाहती है। आम जनता आज बंद है, दिल्ली बंद है, एनसीआर में शॉप्स क्लोज्ड हैं। इसके पहले देश के हर कोने में कहीं ना कहीं लोगों ने प्रोटेस्ट के तौर पे, पहलगांव के प्रोटेस्ट के तौर पे कंडम करते हुए शॉप्स बंद रखे। इवन कश्मीर में लोगों ने बंदी रखी थी और खुलकर सड़क पर आए थे, और यहाँ तक कहा था कि इट्स अ चैलेंज टू कश्मीरियत। उन्होंने पाकिस्तान को कंडेम किया था। इससे बेहतर मौका शायद इस देश में दोबारा ना मिले। मैं चलता हूँ अपने मित्र और वरिष्ठ पत्रकार सुभाष शिर्के जी के पास, उन्हीं से जानना चाहूंगा कि स्थिति क्या है और हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं। क्या बयानबाजी ही करते रहेंगे, राजनीति ही करते रहेंगे, या आम जनता के लिए, आम जनता की बात को सुनते हुए विल पे ट्रिब्यूट टू पहलगांव्स 26 डेड, किल्ड, स्लेन्ड, मर्डर्ड टूरिस्ट्स बाय द पाकिस्तानी टेररिस्ट्स? जी सुभाष। देखिए अजय जी, जो पहलगाम में जो हत्याएं हुई है वो बहुत ही नृशंस है, और इसकी निर्भत्सना सारे लोग कर रहे हैं। खासकर महाराष्ट्र में इसका काफी आक्रोश है, क्योंकि महाराष्ट्र के कई लोग इसमें शामिल भी है, और इसलिए
यहाँ पर मांग उठ रही है कि बदला लेना चाहिए, प्रतिशोध लेना चाहिए, इसकी मांग उठ रही है। दूसरी तरफ एक ये है कि सरकार ने कुछ, जैसे आपने बताया कि कुछ कदम उठाए हैं, जिसके तहत पाकिस्तान को सबक सिखाने का एक कोशिश का उन्होंने की है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जिससे सबसे बड़ा जो उसमें कदम है कि इंडस ट्रीटी जो उसको अबेयंस में रखना है, उसको सस्पेंड करने की जो बात सरकार ने कही है, इसकी काफ़ी लोगों ने सराहना की। लेकिन असल में ये है कि इंडस ट्रीटी के तहत हम पाकिस्तान का पानी रोक नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए हमारे पास पर्याप्त बांध है ही नहीं। इसका मतलब है कि हम केंद्र सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी को खुश करने के लिए ये कदम उसकी घोषणा की, जिसके तहत सारे जो मीडिया के एंकर्स हैं वो बोलने लगे कि पाकिस्तान अब पानी पानी के लिए तरसता रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं और ये हमें समझना होगा। दूसरी तरफ सरकार ने कई सारे कदम ऐसे उठाए हैं जिससे कि सरकार वॉर के मूड में है, ऐसा पता चल रहा है। जैसे आपने जैसे बताया कि ऑपरेशन जो आक्रमण है वो इनिशिएट किया गया है, जिसके तहत सुखोईज, जैगवार और रफाल, ये जेट्स जो है वो पाकिस्तान के नज़दीकी जो हवाई सीमा है, इसपे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो मेरी अभी-अभी जानकारी मिली है मुझे नेवी से, उसके तहत आईएनएस विक्रांत ये कारवार से निकल चुका है और वो शायद गुजरात की नज़दीक वहाँ पे उसको तैनात किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि बेड़ा जो अपना है, नौसेना बेड़ा, वो भी हरकत में आ गया है। अब सवाल उठता है कि क्या आर्मीज़ के जो लोग हैं, उनकी छुट्टियाँ कैंसल की है क्या? क्या उस तरह का जो एक प्रबंधन होता है कि पूरे जो रेजिमेंट्स हैं आर्मी की, उनको सब साजो-सामान के साथ, उनका जो बैटल गियर है उसके साथ तैनात किया जाएगा सीमा के पास, और उसके लिए क्या तैयारी शुरू होगी? तो ऐसी कोई तैयारी अभी तक शुरू नहीं हुई, जैसे हमने ऑपरेशन पराक्रम के समय में देखा था, जो 26/11 के बाद तुरंत मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था। उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में सैनिक जो है दस्ते, वो सैनिक यूनिट्स जो है वो पाकिस्तान से लगकर सीमा में भेजी गई। तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। तो ये भी एक दिखावे की सिचुएशन में सरकार है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हिंदुत्व की कॉन्स्टिट्यूंसी सरकार की है, और ये जो लोग हैं वो ज़्यादा मुखर है पाकिस्तान के खिलाफ। हालाँकि पाकिस्तान के खिलाफ ज़्यादा मुखर होने के बजाय वो ज़्यादा यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं, उनके खिलाफ ज़्यादा मुखर हो रहे हैं, ये अलग बात है। और उसमें जो द्वेष है वो 2 समाज में, उसको बढ़ाने की कोशिश इससे कुछ लोग कर रहे हैं, जिसका विरोध भी पुरज़ोर सोशल मीडिया में हो रहा है। लेकिन हम सरकार के रिस्पॉन्स की अगर बात करें, तो आरएसएस चीफ मोहन भागवत, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि धर्म और अधर्म की लड़ाई है और हमारे पास जो शक्ति है उसको दिखाने का समय आ गया। इसका मतलब ये है कि उन्होंने भी एक सरकार को चेतावनी दी है कि इसका जो कारगर जवाब जो है, मुँहतोड़ जवाब है, वो देना होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार के पास ये सिचुएशन में सरकार कुछ करेगी? तो इसके लिए सैन्य तैयारियां जो होती है वो बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा ही उठ के कोई जाके किसी को मारना, ये उसके लिए बहुत तैयारी लगती है। तो 2-3 महीने का समय जाएगा इसमें। आप ध्यान में रखिए कि जब 1971 वॉर की सिचुएशन जब हुई थी, तब वहाँ के कैबिनेट ने पूछा था उस वक़्त के जनरल को, जो सैम बहादुर, जिनको कहा जाता है एसएच एफजे मानेकशॉ, इनको कहा था कि आप हमला क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी उतना समय है नहीं। दूसरा उन्होंने कहा था कि जो टेरेन है उसको देखते हुए बारिश शुरू हो जाएगी और उस वक़्त के पूर्व पाकिस्तान, आज के बांग्लादेश में, वहाँ पे जो नदियाँ जो है वो समंदर बन जाती है, उसके लिए उनके पास इतने नौकाएँ नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि आज हम अप्रैल मई के दरमियान है, और ऐसे में अगर हम वॉर भी आगे करना है तो बारिश के बाद ही करना होगा। तब तक मुझे लगता है कि एक उरी जैसा जो सर्जिकल अटैक किया गया था, उस तरह का सर्जिकल अटैक करके उसका एक बड़े पैमाने पे मीडिया में उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाएगा। लेकिन जो लोग चाहते हैं, जो पुलवामा के बाद भी लोगों का कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ
कारगर कदम उठाने चाहिए। अब देखिए ना, नरेंद्र मोदी 2017, 2012 और उसके बाद 2000 बाद में जो गुजरात के चुनाव हुए, इसमें नरेंद्र मोदी इन्होंने पाकिस्तान का मुद्दा बनाया था, पाकिस्तान का मुद्दा उठाकर उन्होंने इलेक्शन का मुद्दा उन्होंने किया था। तो लोगों को लग रहा था कि गुजरात में अगर ये कारगर पाकिस्तान का मुद्दा उठा रहे तो शायद केंद्र में आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे तो पाकिस्तान का नामो निशान पूरे नक्शे से निकल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि राजनीति में आप एक जो पोर्ट्रे करना चाहते हैं वो अलग होता है और जमीनी हकीकत अलग होती है। तो लेकिन जिस लोगों ने आपको वोट दिया है, जो आपके समर्थक है, उनकी तो भावनाएं आपने उद्दीपित की है, उनको तो आपने युद्ध ज्वर जो है वो चढ़ा है। तो इसके लिए क्या सरकार कदम उठाती है ये देखना होगा। आज की तारीख में एक अच्छी बात यह है कि सारे विपक्ष, सारे राजनीतिक दल एक है कि सरकार को इस मामले में कारगर कदम उठाना चाहिए। देखिए, ऑपरेशन कामरा आक्रमण जिसकी बात आपने कही, उसके बाद जो पाकिस्तान का एयरबेस है कामरा में, जो एलओसी के बगल में है, वहां एक्टिविटीज बढ़ गई। ठीक है, हमने उनको एक तरीके से चेतावनी के तौर पे तैयार कर दिया और एक मैसेज भी जा रहा है कि हम तैयार हैं, हम कभी भी घुस जाएंगे। और उधर से वो घबराए हुए हैं और डरे हुए हैं और उनकी तैयारियां चल रही हैं। वहां के आर्मी चीफ का कहना है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और बेस पे और एलओसीज पे और बॉर्डर के आसपास उन्होंने तैनाती भी शुरू कर दी है। प्लेन्स, इवन सुना कि अरेबियन सी में एक्सरसाइज भी उन्होंने शुरू करा दिया है। ये एक्टिविटीज जो है ना, एक दूसरे को कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, तुम ये कर रहे हो, और पब्लिक, आम आदमी को ये मैसेज जा रहा है कि हम भी तैयार हैं, उधर से भी एक्टिविटी है और जोर शोर शुरू हो चुका है और कभी भी कुछ हो सकता है। पर लगता नहीं है कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि हम राजनीति में ही फंसे हुए हैं, हम बयानबाजी में ही फंसे हुए हैं, बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। बयान का क्या मतलब है? एक्ट के पहले बयान का कोई मतलब नहीं होता। बयानबाजी से बेहतर है एक्ट। शायद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था पिछला, उसके पहले कोई बयान नहीं आया था, एक्ट होने के बाद बयान आया। ठीक है, आप उसका क्रेडिट लो ना लो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट आज की तारीख में पहलगाम के बाद इतने बयान आ रहे हैं ना नेताओं के, खास करके सरकारी हो विपक्ष हो, में किसी एक को अलग से नहीं करता। अगर एक्ट करना है तो एक्ट करो, नहीं एक्ट करना है तो शांत रहो। क्यों जनता को गलत फहमी में रख रहे हो और उसके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो? आज का जो इमोशन है देश की जनता का, वो है कि पाकिस्तान में घुस जाओ। ठीक है, देयर आर सर्टेन चेक्स एंड बैलेंसेस, आपको भी प्लान करना पड़ेगा हर चीज का। आम जनता इमोशनल होता है, आप एडमिनिस्ट्रेटिव और एक्शन अपने हिसाब से लेते हो प्लान के थ्रू। पर सवाल है कि ट्रिब्यूट पहलगाम का क्या होगा? पहलगाम में 26 घुस गए, 26 लोगों को मार दिया, टेररिस्ट घुस गए। कैसे घुसे? आपको पहले उसको चेक करना चाहिए। आपने बॉर्डर पे तैयारी शुरू कर दी, एक्ट करो ना। बयानबाजी से बचो, एक्ट करो। दिस इज व्हाट आई थिंक लोग जो मुझे बताते हैं, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं अपने व्यूअर्स के पास, और आपसे इस पे जवाब मांगने की कोशिश करता हूं। जो आम जनता पूछती है मुझसे, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्यों, क्या देरी है? इंडस ट्रीटी से हमें क्या मिलेगा? आपने भी सही कहा, हमारे पास डैम रिजर्वॉयर्स नहीं है, हम रोक नहीं सकते। 80% वहां का इरिगेशन, एग्रीकल्चर और इवन लाहौर और रावलपिंडी वगैरह में पानी का सप्लाई भी यही है। बंद कर दोगे जिस दिन, उस दिन वो रुक जाएगा। यूनाइटेड नेशंस का आ गया, आपने देखा होगा, मेंटेन रेस्ट्रेन आफ्टर दिस। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हमें कोई खबर ही नहीं है, जबकि जब ये साइन हुआ था 1960 में, वर्ल्ड बैंक वाज आल्सो अ सिग्नेटरी टू इट। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का कहना है, इफ यू स्टॉप द वाटर इट इज नथिंग बट वॉर, इट वुड बी डिक्लेयरिंग अ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। जब वो खुलकर ये बात कर रहा है तो आप छिप के क्यों बोल रहे हो, नरम होके क्यों बोल रहे हो? अटैक तो आप पे हुआ है, घायल तो आप हुए हो, आम जनता आपसे पूछ रही है, जवाब आपको देना है। क्या, क्यों, कब तक, ये पूछ रही है जनता। आपको क्या लगता है, आपके सोर्सेज, या आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकता है सुभाष जी? अजय जी, एक तो हमें समझना होगा कि आतंकवादी पहलगाम में आए, 200 किलोमीटर अंदर घुसे
और उन्होंने वहाँ पे एक बर्बरपूर्ण घटना को अंजाम दिया। तो इसका मतलब ये है कि वो सीमा से निकल कर आए, 200 किलोमीटर तक उनको कोई डिटेक्ट नहीं किया गया। हमारे पास एनटीआरओ है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जिसके तहत हम बॉर्डर के यानी बॉर्डर से जो लोग आते हैं उनको ट्रैक करते हैं। हमारे पास इतनी मैंने भी देखा है कि एक गन ऐसी है कि 1.5 किलोमीटर दूर तक आप मार कर सकते हो। वहाँ पे मैंने एक अफसर के घर गया था, उसके पास वो मशीन थी, यानी ट्रॉफी थी उस मशीन की, और उसमें रिप्लिका था वो। तो मैंने बोला कि ये क्या है? तो उसने कहा कि मैं 1.5 किलोमीटर दूर से मैंने फायर किया था और जो इंट्रूडर था, जो घुस की कोशिश कर रहा था आतंकवादी, उसको मार गिराया और इसके लिए मुझे ये ट्रॉफी दिया है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस तरह के साधन हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमने क्यों नहीं उसका उपयोग किया? सवाल ये उठता है कि वहाँ पे इतने लोग वहाँ पे गए हैं, ये जानते हुए भी वहाँ पे ये बंदोबस्त, पुलिस बंदोबस्त या फिर मिलिट्री का प्रेजेंस वहाँ पे नहीं था। सरकार ने मान लिया कि हमसे गलती हो गई। भाई साहब, आपसे गलती हो गई तो किसने की? ये विथड्रॉ करने के लिए किसने बोला? जैसे पुलवामा में हुआ था, पुलवामा में भी यही हुआ था कि जो सीआरपीएफ के जवान वहाँ पे जा रहे थे, उनको हेलीकॉप्टर नहीं दिया गया था। ये बाद में सत्यपाल मलिक इनके बयान से उजागर हुआ था। लेकिन तब तक 1.5-2 साल हो चुके थे। कोई उसका इन्वेस्टिगेशन अभी तक सामने नहीं आया है। आरडीएफ का वहाँ पे किसने दिया, इसके बारे में भी कोई सवाल पूछता था, लेकिन उसके बारे में कोई जवाब नहीं मिला है अभी तक। लेकिन पुलवामा के शहीदों की अस्थियां, उनका जो पूरा माहौल खड़ा करके 2019 का चुनाव तो मोदी जी ने जीत लिया। लेकिन क्या सिर्फ चुनाव के लिए ही ये हत्याएं होती है? अगर ये सवाल लोगों के सामने आया तो क्या इसको हम नकार सकते हैं? नरेंद्र मोदी जी वो जब ये हत्या हुई, घटना हुई, उस वक्त सऊदी अरेबिया में थे। वहां से सीधे वो चले जाते हैं बिहार में और वहां पे चुनाव रैली को संबोधित करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो क्यों नहीं गए श्रीनगर में? क्या उनको वो बिहार की जो चुनाव है वो महत्वपूर्ण लगा? जब यहाँ पे अंत्य यात्रा चल रही थी, तब बिहार के चुनाव में भाषण करना उनको ज्यादा उचित लगा। जाके उनको श्रीनगर में बैठना चाहिए था, और जो जिन लोगों को ये जिनकी रिश्तेदार इसमें चले गए हैं, उनको उन्होंने संभालने का काम, उनको ढांढस देने का काम उनको करना चाहिए था। हमारे यहाँ से खुद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वहां पे गए थे। उन्होंने फिर वो सारे लोग जो है उनको फ्लाइट्स जो है वो मुहैया की, क्योंकि फ्लाइट्स के रेट जो थे 34,000 रुपए से ज्यादा हो गए थे। तो ये जो माहौल है, अगर प्रधानमंत्री वहां पे श्रीनगर में रहते तो शायद मुझे लगता है कि एयरफेयर जो इतना बढ़ गया था वो शायद कम होता, सस्ता होता। तो जो लोग खुद से जाना चाहते उनको जाने को मिल जाता। हमारे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थाने के नरेश मस्के, उन्होंने कहा था कि जो लोग ट्रेन से चले गए, हमने उनको फ्लाइट से यहाँ पे लेके आए। जो लोग कभी फ्लाइट में नहीं बैठे थे, वो इसके कारण वो यहाँ पे आ गए। इसका मतलब है आपने गवर्नमेंट के पैसे से आप लोगों को ला रहे हो, आप उसमें आप दिखा रहे हो कि आपने बहुत बहादुरता की है, एहसान कर रहे हो। एहसान आपने आपने जताया लोगों के ऊपर। तो ये जो चीजें हैं, ये कितनी छोटी मानसिकता लोगों की है, ये इसमें साफ रूप से जाहिर होता है। तो ऐसे में जो लोग, जिनके रिश्तेदार गए हैं, जिन्होंने वो फोटो देखी है जिसमें एक महिला बैठी हुई है, उसके बाजू में एक लाश पड़ी हुई, उसके हस्बैंड की नई शादी हुई है, उसके हाथ में लाल चूड़ा अभी भी वहां पे है। ये फोटो उस घटना की बर्बरता को दिखाता है। उस फोटो को देखकर लोगों के मन में सवाल आ गया कि यार, कल आप या मैं भी इस ऐसे सिचुएशन में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कश्मीर में जाना ये हर कोई किसी का एक सपना होता है। लोग जाते हैं। महाराष्ट्र में तो चलन है कि वहाँ यहाँ पे एक स्पेसिफिकली राजा रानी ट्रेवल्स है, वो कश्मीर में आतंकवाद चरम पे था, तब भी वो यहाँ से लोगों को भेजते थे और वहां पे जो लोग हैं उनकी आवभगत करते थे। तो ये सारी सिचुएशन में जवाब ये खड़ा होता है कि क्या इस तरह का जो माहौल है वो कभी उस पर रोक हम लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? लग रहा था कि 2019 में जब 370 का सेक्शन हटाया गया, उसके बाद अमन चैन हो जाएगा। नोटबंदी हुई थी, तब बोला गया था कि
आतंकवाद का जो है वो हमें बहुत करारा प्रहार हमने किया आतंकवाद के ऊपर, उनको पैसे अभी नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जितने भी वायदे किए गए थे केंद्र सरकार की तरफ से, जितने भी दावे किए गए थे, वो कहीं खरे नहीं उतरे। अगर आप हमेशा नेहरू जी के खिलाफ बोलते हैं, सब चीज़ों के लिए नेहरू जी को आप दोष देते हैं, आज भी आप दोष देंगे, लेकिन उनकी पुत्री ने जो काम किया था 1971 में, क्या आप वो कर पाएँगे? क्या पाकिस्तान को 2 फाड़ करेंगे? क्या आप पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर पाएँगे? ऐसा नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आप वो अभी वो न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट है। और ऐसे में कई सारे लोग आ जाएँगे वहाँ पे न्यूक्लियर स्टेट ये वॉर रोकने के लिए। तो हमें ये समझना होगा। तो लिमिटेड लेवल पे ही वॉर हो सकता है अगर हम करें तो, बालाकोट में जैसा हुआ था वैसे, लेकिन उसके लिए हमने ट्रंप को मनाया था, आज भी ट्रंप है, हम शायद उनको मना के और कुछ तिकड़मबाजी करेंगे, लेकिन उससे आतंकवाद जो पनपा है उस पर यानी उसको हम रोक नहीं पाएंगे। अभी भी कश्मीरी पंडित जो है वो अपने घरों में नहीं गए हैं। तो सरकार भले कुछ भी दावे करे, लेकिन ये जमीनी हकीकत है और इसके लिए खास कदम उठाने पड़ेंगे, कारगर कदम उठाने पड़ेंगे। देखिए, एक बड़ा हास्यास्पद बयान मैं देख रहा था एक रिपोर्ट में कि जो इंटेलिजेंस फेलियर की जब किसी ने किसी से सवाल पूछा, तो इंटेलिजेंस फेलियर पे बात आई कि हमें सुरक्षा एजेंसियों का ये कहना था कि किसी सूत्र का ये कहना था कि हमें बताया नहीं गया था कि बैसारन पिकनिक स्पॉट पे इन लोगों को ले जाया जा रहा है, टूरिस्ट को। हमें अगर पता होता तो हमने एडिक्वेट अरेंजमेंट किया होता। अरे सुरक्षा का मतलब ही है कि अगर कोई वहां से निकल रहा है तो रास्ते में बैरिकेड्स हैं आपके पास। कश्मीर जैसी जगह पे मुझे लगता है कि हर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर में आपने बैरिकेड बैठा रखा है। जब मैं गया था घूमने तो हर 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर के बाद बंदूकधारी वो सैंड बैग का बैरिकेड था और लेकर खड़े रहते थे, गाड़ी रोककर पूछते थे कि कौन हो, कहाँ से हो। क्या आपने वो भी चेक नहीं किया? बैसारन पिकनिक स्पॉट ले गए यानी कि प्लान्ड था, अगर ले गए तो ले जाने वाले प्लान्ड थे, तो उनसे आपने क्वेश्चन क्यों नहीं किया? और अगर ले गए और वहाँ अरेंजमेंट था पहले से कि ऐसा होगा, तो आपको समझना चाहिए था गलतियाँ तो हुई हैं, चूक तो हुआ है, मानना तो पड़ेगा, और आप उससे भागेंगे तो इसी तरह की घटनाएं होती रहेंगी कश्मीर में। एक और मैं रिपोर्ट देख रहा था, एक पोस्ट था सोशल मीडिया पे, एक बंदा वहाँ घूमने गया है, उसका पोस्ट है, उसने लिखा है कि कश्मीर के जिस इलाके में मैं गया, जिन जिन इलाकों में गया, लोग भले ही दूसरे प्रदेशों में, हम दिल्ली में बैठे, दिल्ली का बंदा है, वो कहता है दिल्ली में हमें जो मीडिया के थ्रू आता है कि सब चीज़ अच्छा है, लोग बड़े इज्जत से टूरिस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, सर पे चढ़ा के रखते हैं क्योंकि उससे उनका धंधा चलता है। उसका कहना था ऐसी कोई बात नहीं है, दे आर बीइंग फंडेड, घर में इतने पैसे हैं कि आपकी ज़रूरत नहीं है, पर आप जब जाते हो तो आपको सुनाते हैं कि आप हिंदुस्तानी हो, आप भारतीय हो, दिल्ली से आए हो, कौन है सरकार, इस तरह की बातें वहाँ करते हैं, यानी कि दे हैव अ नेगेटिव फीलिंग अगेंस्ट अस। खैर उसको भी मैं नहीं मानता, पर जो जम्मू और कश्मीर में पहलगाम के बाद प्रोटेस्ट हुआ, हम उसको ही मान के चले, कश्मीरियत की को बचाने की कोशिश। ये मौका है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आम जनता सड़क पे आ जाए आपके लिए, देश के लिए पाकिस्तान को जब एग्रीगेट करे, पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को कंडेम करे, तो दिस इज द टाइम दैट यू शुड टेक एडवांटेज पॉलिटिकली। मैं एडवांटेज वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक कश्मीर में लोग खड़े हुए हैं आपके साथ, इसका इस्तेमाल तो करो। कब करोगे ये जनता जानना चाहती है। जी सुभाष। जौनपुर से एक वीडियो सामने आया था जिसमें एकता तिवारी नाम की एक जो पहले ये थी मॉडल थी, वो अभी बातचीत कर रही है। तो उन्होंने कहा था कि वो और उनकी फैमिली और उसके साथ 13 लोग थे, ये लोग गए थे इसी बैसारन इलाके में, और वहाँ पे जो यानी ये बात कब आई कि जो स्केचेस जारी किए गए थे आतंकवादियों के, तो ये स्केचेस देख के इस एकता तिवारी ने सीएमओ उत्तर प्रदेश इनकी हेल्पलाइन पे फोन किया और उन्होंने कहा कि ये जो 2 लोग हैं मैं जानती हूँ और इनका वीडियो मेरे पास है। और ये एकता तिवारी मीडिया के सामने भी आई, तो उन्होंने कहा कि ये लोग
हमें वैसारण लेके जा रहे थे, हम वहां गए नहीं, 2 किलोमीटर पहले ही हम रुक गए और उस वक्त जो खच्चर लेने वाले जो 2 लोग थे, ये वो जो लोग थे जिनके आतंकवादी होने का शक है और उनका स्केचेस जो है वो जारी किया गया है। तो ये 2 लोग थे, वो खच्चर लेने वाले लोग थे, गाइड करने वाले लोग थे। उसमें से एक आदमी के पास मोबाइल था और ये तिवारी मैडम ने ये कहा कि उस आदमी को एक फ़ोन आया, तो उसने उस फ़ोन लिया और उसको सुनाई दिया, एकता तिवारी कहती है उनको सुनाई दिया कि 35 बंदूकें जो हैं वो उसकी खेप आ रही है और ये प्लान ए जो है वो फेल हो गया। तो ये 2 चीज़ें जो हैं उसने अपने एक रिश्तेदार जो सीआईएसएफ में थे, उनको बताया था। और ये महिला जो है वो हमले से 2 दिन पहले यूपी में दाखिल हुई थी। इसका मतलब है इसके पहले उसने सीआईएसएफ के उस अफ़सर को बताया था। सीआईएसएफ के अफ़सर ने शायद वो बताया कि नहीं बताया, ये अभी जाँच का विषय है। लेकिन इसका मतलब ये है कि वहाँ पे लोग जा रहे हैं, ये सुरक्षा एजेंसी को पता था। लेकिन उसके बावजूद इस तरह का वहाँ पे जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है वो वहाँ पे नहीं किया गया था। ये सबसे बड़ी चूक है और इसके लिए, इस गलती के लिए आज सवाल ये है कि सरकार को कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कि गृह मंत्री इस्तीफा देंगे या प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे। यही बात जब 26/11 की बात थी तब उस वक्त के गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था, शिवराज पाटिल को। आपको पता है, आप उस वक्त थे, तो उन्होंने 4 बार अपनी ड्रेस बदली, इसका इशू बन गया था। एग्जैक्टली। और उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया था एक दिन में। आज की तारीख में अमित शाह या फिर नरेंद्र मोदी इनके इस्तीफे की कोई बात नहीं कर रहा है। उनकी जो समर्थक है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं। भाई साहब, आप कभी तो सरकार को पूछेंगे कि आपने क्यों नहीं वहाँ पे सिक्योरिटी मुहैया की? क्या आपके पास इंटेलिजेंस नहीं था? पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आज की तारीख में जम्मू कश्मीर के 3 हिस्से हैं। वहाँ पे उमर अब्दुल्ला की सरकार है, लेकिन वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। और यहाँ पे जो अरविंद केजरीवाल जी जो थे, जिनको जितनी पावर थी उतनी पावर वहाँ पे उमर अब्दुल्ला को है। इसका मतलब कि पूरा सेंट्रल का वहाँ पे कंट्रोल है और इस पूरे कंट्रोल को उन्होंने अनदेखी किया है और इसकी जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह, इनका इस्तीफा कोई ना मांगे, इसके लिए सारी कवायद चल रही है। सारा प्रचार तंत्र जो है बीजेपी का वो काम कर रहा है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? 2 नेता बच जाएंगे, फिर एक बार कोई ना कोई आदमी मरेगा आतंकवाद में। वो कल आप और हमारा रिश्तेदार हो सकता है या फिर मान लो आप और हम भी हो सकते हैं। तो उस वक्त क्या करेंगे फिर? तो सवाल ये उठता है कि सिस्टम जो है, सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। अजय जी, बहुत अच्छा लगा आपसे पहलगांव पे खुल के हमारी बातें हुई हैं और हमने ये भी बताने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, तभी तो इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। दूसरी तरफ हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं, क्योंकि आम जनता इमोशन और सेंटिमेंट्स पे आपसे कुछ जवाब मांग रही है। आप अभी तक जवाब खुलकर नहीं दे पाए हैं। रीजंस आपके होंगे, हम उसमें नहीं जाना चाहते, पर जब जो भी है, अ ट्रिब्यूट नीड्स टू बी पेड टू पहलगाम। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।